तो नमस्कार, स्वागत है आपका इस आज की क्लास में। जो आज हम करने जा रहे हैं वो बेसिक इंग्लिश से 0 लेवल से, जैसा आप देख सकते हैं आज पहला दिन है। आज अगर आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करना चाहते हो तो आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता। और जल्दी से जुड़ जाएं और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज हम शुरू से सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ने समझना बहुत ही जरूरी है। अल्फाबेट है, पहले अल्फाबेट कितने होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अंग्रेजी में कुल 26 वर्ण होते हैं। कहने का मतलब एबीसीडी में कितने कुल होते हैं? 26। कितने? 26। जबकि उसमें से अल्फाबेट में दो, इसमें एक वोवल होता है और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? वोवल कितने होते हैं? वोवल होते हैं 5। कितने? 5। 5 कौन कौन से? ए, ई, आई और ओ और यू, ये होते हैं वोवल। और बाकी जो कितने बच्चे? 21 बच्चे, वो क्या है? वो है कॉन्सोनेंट। क्या है? कॉन्सोनेंट। अब देखो बात करते हैं कि लेटर्स। इसमें ये लिख रखा है कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं, जिसको लेटर बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इनमें 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब आगे है कि लेटर हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, कि जो लेटर है उसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ण बोलते हैं वो ही लेटर कहलाते हैं। और ये लेटर दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला तो वोवल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर। क्या बोलते हैं? वोवल को हिंदी में बोलते हैं स्वर। एक होता है कॉन्सोनेंट, जिसको बोलते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब देखो, स्वर तो कितने? 5। कितने? ए, ई, आई, ओ और यू। जबकि 21 क्या है? 21 है कॉन्सोनेंट। 21 क्या? कॉन्सोनेंट। अब आगे देखो, वोवल, जिन लेटर का उच्चारण किसी अन्य लेटर की सहायता के बिना किया जा सके। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई वर्ण बोलते हैं तो उनको किसी लेटर की आवश्यकता नहीं, कोई अदर शब्द की आवश्यकता ना पड़े। जैसे बात करते हैं ए। अब जैसे हमने बोला के प्लस ए, के, हमने साथ में ए जोड़ा, जबकि ए के साथ में हमने कोई प्रकार का वर्ण नहीं जोड़ा। तो ये ए क्या है? ये हमारा है, ये है स्वर। क्या है? वोवल। इसको बोलते हैं वोवल। और के प्लस ए, ये हमारे क्या हुआ? ये हुआ हमारा व्यंजन। क्या हुआ? व्यंजन। अब देखो बात करते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में किसी की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो इसमें क्या लिखा है? उपयुक्त 5 वोवल को छोड़ करके। 5 वोवल कौन कौन से थे? 5 वोवल थे ए, ई, आई और ओ और यू। इनको छोड़ करके जो 21 लेटर है उनको बिना किसी की सहायता के बिना हम नहीं, इसका प्रयोग है वो हम नहीं कर सकते। अब देखो इनका उच्चारण, देखो ये लिख रखी है कि उनका उच्चारण, ये है ना कि इनका उच्चारण, किनका? कॉन्सोनेंट का उच्चारण है। इनका उच्चारण वोवल की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। अगर सपोज करो, अगर आपको बोलना है खे प्लस ए, तो अंत में क्या, किसकी ध्वनि आ रही? ए की ध्वनि आ रही है। तो ये जो कॉन्सोनेंट है उसको वोवल की सहायता लेनी पड़ेगी, जबकि जो वोवल है उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा हुआ कॉन्सोनेंट। चलो आगे बात करते हैं। आगे है कि नोट डब्ल्यू और वाई सेमी वोवल कहलाते हैं। ये स्थिति अनुसार वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों ही तरह से प्रयोग होते हैं। वाई, देखो वाई, इसको बोलते हैं सेमी वोवल। इसको क्या बोलते हैं? अब प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है कि डब्ल्यू वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या है? ये सेमी वोवल कहलाते हैं। ये किसी, देखो ये क्या लिखा है? ये स्थिति अनुसार वोवल और कॉन्सोनेंट दोनों ही में प्रयोग होते हैं। मतलब स्थिति के अनुसार, नियमों के अनुसार ये कभी तो ये वोवल हो जाते हैं और कभी ये कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। इनके देखो आगे पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार प्रयोग होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं वर्ड। वर्ड देखो क्या होता है? लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से जब उस अक्षर समूह का अर्थ बनता है। लेटर में आपस में मिलाकर लिखने से उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे सपोज करो के, ये क्या है? ये क्या है? ये है लेटर, प्लस इसमें मैं जोड़ दिया, के, मैं और ले, और ये मिलकर क्या बना?
कमल, ये क्या बना, पूरा शब्द बना, क्या बना, तो ये शब्द बना। अब देखो इसमें लेकर क्या रखा है कि लेटर को आपस में मिलाकर लिखने से जब अक्षर समूह का अर्थ बनता है, ये लिख रखा है ना कि ये देखो कि लेटर को आपस में मिलाकर जब अर्थ बनता है तो उसे वर्ड कहते हैं। एक वर्ड के लिए कम से कम एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक है। यदि वोवल न हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए, जैसे बॉय, ये लिख रखा है ना, BOY। इसमें क्या है, बी क्या है, ये बी है कॉन्सोनेंट, जबकि ओ क्या है, वो एक वोवल है, और वाई क्या है, वाई इसमें कॉन्सोनेंट है। तो इनसे मिलकर के क्या बना, एक लेटर, एक वर्ड बना। ये देखो बी लेटर है, ओ भी लेटर है और वाई भी लेटर है, जबकि ये तीनों मिलकर के क्या बने, ये तीनों मिलकर के बने वर्ड। क्या बने, वर्ड। अब देखो जिस इसमें उदाहरण भी और भी आया है, कैट है, क्या है, कैट, कैट, स्कूल, मैन, ETC आदि। ETC का मतलब होता है आदि, क्या होता है, आदि, इसका मतलब होता है आदि। ठीक है, और भी वर्ड हो सकते हैं। अब देखो एक्सप्लेनेशन में देखें, एक्सप्रेशन में देखें, ए आई ओ वर्ड में एक ही लेटर है जो इस नियम का एक्सप्रेशन है। आगे बात करें क्या ना, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी देखिए क्या, किसी भाषा के शब्द के भंडार को वोकैबुलरी कहते हैं। मतलब किसी भाषा के शब्द के भंडार को, किसी भाषा के शब्दों के भंडार को उसको बोलते हैं वोकैबुलरी। ये याद रखना परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है कि साइलेबल्स, इस किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे साइबल कहते हैं, साइएबल कहते हैं, साइलेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेबल, 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 साइलेबल। अब देखो किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे बोलते हैं साइलेबल। क्या बोलते हैं, साइलेबल, उसको बोलते हैं साइलेबल। मतलब किसी वर्ड का उच्चारण करने में, मतलब कोई वर्ड है उसका उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार बोला जाता है, जैसे आम में आम, पहले हमने क्या बोला, आ बोला ना, कि किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसको बोलते हैं साइलेबल। जैसे हमने आ बोला तो ये क्या है हमारा, ये एक तरह का साइलेबल है, साइलेबल है। अब देखो आगे, एक वर्ड, मतलब एक वर्ड, ये लिख रखा है, एक वर्ड या एक से अधिक साइलेबल हो सकते हैं। जैसे ये नीचे उदाहरण भी दे रखा है इसका, एक साइलेबल यू, एक साइलेबल यू है ना, जैसे एक वर्ड में, जैसे यू, यू ऐसे लिखते हैं हम, गो भी ऐसे लिखते हैं, गो ऐसे लिखते हैं। अब जबकि फा, फा ये लिख लिया, प्लस देर ये लिख लिया, वाह इसमें ये वाह लिख लिया, प्लस टेर है ऐसे लिख लिया। अब ये क्या है, ये तो एक वन साइलेबल हो गया, दूसरा दो साइलेबल, जैसे फादर, इसमें फा और दर दो साइलेबल हो गए। पहले बोला वाटर, वाह हो गया साइलेबल और टर भी साइलेबल हो गया। तो इसके अनुसार ये मतलब एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है इनका। ये क्या होता है, इनको बोलते हैं साइलेबल, इनको बोलते हैं साइलेबल। अब आगे बात करते हैं, देखो अब जैसे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एक से अधिक है, पॉसिबिलिटी, इसमें कितने, पांच है, कितने, पांच है। एक से अधिक भी हो सकते हैं, दो से भी अधिक हो सकते हैं। अब आगे देखो क्या है, चलो आगे बात करते हैं। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं कि सेंटेंस, भाई वाक्य है वो कैसे बनते हैं। देखो उस ऊपर में क्या लिख रखा है, हिंदी वाक्य पैटर्न सेंटेंस, पैटर्न सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सेंटेंस। हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है, कर्ता, क्रम और क्रिया। अब देखो सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब, इन तीनों के द्वारा क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। ये बहुत काम आएगी। अब जैसे एक उदाहरण लिख रखा है इसमें कि मोहन खाना खा रहा है। अब मोहन क्या है, मोहन सब्जेक्ट है, भाई जो काम करता है, जो काम करता है वो क्या होता है, करता है, क्या होता है, करता होता है। क्या काम हो रहा है, जैसे खाने का काम हो रहा है, क्या काम, खाना खा रहा है। अब जैसे इसको देखो पहचानने का तरीका है, अगर जिसके अंत में ना आ जाए, क्रिया को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसके अंत में ना आ जाए, तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है क्रिया। अब जैसे खाना है, खा रहा है, खाना के लास्ट में जोड़ दो खाना, जाना पीना
सोना, रोना, धोना वगैरह ये क्या है? ये हमारी वर्ब है, इसको बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट खाना, मतलब कोई काम हो रहा है इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कर्म हो गया। ये इस प्रकार से सब। अब देखो पैटर्न ऑफ इन इंग्लिश, अब इसकी इंग्लिश बनाई हुई है। पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी। मतलब ये दे रखा है इसमें कि क्रिया होती है, कर्म होता है और कर्ता होता है। अब जैसे मोहन खाना खा रहा है, ये लिख दिया। अब मोहन खाना खा रहा है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि इज कब लगेगा, कौन सी वर्ब लगेगी, आईएनजी कब लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगेगी, सेकंड फॉर्म कब लगेगी, थर्ड फॉर्म कब लगेगी, इन सब के बारे में जब आप टेंस पढ़ोगे ना, उसमें पता चलेगा कि ये इस प्रकार की जो चीजें हैं वो कब लगेगी। एक बार इसको एकदम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं। देखो कर्ता, उसके बाद में क्रिया और उसके बाद में कर्म। देखो पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, कि सेंटेंस को बनाने का इंग्लिश में जो पैटर्न है वो किस प्रकार है? कर्ता, क्रिया और कर्म। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। क्या आएगा? अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड आएगा जैसे मोहन, मोहन सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा। उसके बाद में जो क्रिया है, क्रिया है, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट, ईट। अगर ये कंटिन्यूअस टेंस है, खा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसकी इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज ईटिंग द फूड। अब खाना को बोलते हैं फूड, अगर दी नहीं लगा तो भी सही है वाक्य। आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट दी ऑब्जेक्ट आंसर दी क्वेश्चन। वो हिंदी वाक्यों के वाक्य, हिंदी हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले कर्ता कहलाता है। अब देखो इसमें क्या लिख रहा है? हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने, मतलब हिंदी वाक्य के क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? कर्ता। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं, जैसे राम आम खाता है। अब इसमें क्या है? कौन आम खाता है? कौन खाता है? राम। सीता ने पानी पिया, किसने पानी पिया? सीता ने। अब देखो कौन और किन से, इसका उत्तर बताने के लिए, ठीक है, इसका उत्तर बताने के लिए जो है वो हमारी क्या होता है? वो हमारा होता है कर्ता, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब आगे बात करते हैं कि वर्ब, वर्ब टेल समथिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट। कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। मतलब किसी काम का करना या होना, मतलब किसी काम का करना या होना, तो वो क्या होती? वो होती क्रिया। क्या होती? क्रिया। अब देखो हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्म कहलाते हैं। अब देखो क्या या किसने, पहचानने का तरीका हो, उसको कैसे पहचानोगे? कर्ता को, कर्ता को पहचानना है कि सब्जेक्ट की जगह क्या रखना है? सब्जेक्ट की जगह कौन रख लो या किसने रख लो। अब जबकि जबकि आप ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख करके देता हूं कि राम गांव जाता है, राम गांव जाता है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। राम, रुको इसमें ऐसे लिख दो कि राम, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसका भी बताऊंगा बाद में। राम खाना खा रहा है, ये हो गया। अब इसमें राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? राम खाना खा रहा है। राम क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, ईच सेंटेंस हैज सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड से और predicate some things about the subject, so every sentence has two parts. वाक्य का वे भाग जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति की जानकारी वो क्या कहलाता है? कर्ता। मतलब वाक्य का वह भाग जिसमें व्यक्ति या वस्तु की जानकारी दी हो, मतलब वाक्य का वह भाग होता है जिसमें किसी व्यक्ति या तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा या उस वस्तु की जानकारी दी होगी या उस वस्तु का नाम आ जाएगा, वो हमारी क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता।
आगे क्या लिखा है कि वाक्य का वे भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे उसे बोलते हैं विधेय। देखो ऊपर इंग्लिश में परिभाषा लिखी है, प्रेडिकेट में लिखा है समथिंग व्हिच इज सेड अबाउट दिस सब्जेक्ट इट कॉल्ड प्रेडिक्ट। इसका मतलब है वाक्य का विभाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे उसको बोलते हैं विधेय। उसको क्या बोलते हैं? विधेय। अब जैसे देखो इज ईटिंग द फूड, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रेडिकेट है, जबकि मोहन हमारे क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। इसमें क्या वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कह रहा है, जैसे मोहन इज ईटिंग द फूड, मोहन क्या कर रहा है? मोहन खाना खा रहा है, या मोहन भोजन कर रहा है, या मोहन खाना खा रहा है। इसमें यह लिख रहेगा मोहन क्या कर रहा है? मोहन इज द फूड, कि मतलब मोहन इज ईटिंग द फूड, मोहन क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। तो हमारा क्या हुआ? वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो वह प्रेडिकेट हुआ जो काम हो रहा है, मतलब जो सब्जेक्ट है अगर वो कोई काम कर रहा है तो हमारा वो क्या होता है? वो हमारा प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं जनरल रूप से, सामान्य रूप से। जनरली का मतलब सामान्य रूप से, कि सामान्य रूप से जो सेंटेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा ऑपेटिव सेंटेंस, और 5 है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना बहुत सरल है। अब देखो पहला हमारा कौन सा था? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, असर्टिव और एक्सक्लामेटरी। कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस प्रकार के हमारे सेंटेंस हैं। अब देखो इनको बात करते हैं एक एक। इंग्लिश में क्या परिभाषा लिखी? ए सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें बोलते साधारण वाक्य। उसको देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है निश्चयात्मक। क्या होता है? निश्चयात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य बोलते हैं। असर्टिव का मतलब होता है साधारण। एक होता है अफर्मेटिव, वो भी हमारे क्या होता है? वो भी हमारा साधारण ही होता है। क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए उन्हें बोलते हैं साधारण वाक्य, या उसको बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य। अब आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं सकारात्मक। साधारण वो एक बात आ गई। वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया उसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ये आ गया। अब इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है? मोहन एक होशियार लड़का है। मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या लिखा है? वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो कि मोहन एक इंटेलिजेंट लड़का है, मतलब ये कथन सत्य है, मतलब स्वीकार किया गया है कि हाँ कि वो होशियार है, तो वो क्या हुआ? सकारात्मक वाक्य। अगर उसमें ये जोड़ दिया जाता नॉट या WH वर्ड जोड़ दिया जाता तो ये क्या हो जाता है? ये नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। इसमें क्या लिखा? मोहन एक होशियार लड़का है। मोहन इज इंटेलिजेंट बॉय, मोहन एक होशियार लड़का है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का सकारात्मक वाक्य है, एकदम साधारण वाक्य है कहने का मतलब। अब आगे है नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या होता है? ए सेंटेंस व्हिच स्टेट्स समथिंग व्हिच डेनियल्स इज कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। नकारात्मक कहने का मतलब सीधा है कि नोट का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा? नोट का प्रयोग होगा। सुनील एक होशियार लड़का है। सुनील होशियार लड़का नहीं है, इसमें किसका प्रयोग हुआ? नहीं का प्रयोग हुआ। जबकि इसमें यह आ जाता है क्या सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, अगर इसमें मैंने ये जोड़ दिया क्या जोड़ दिया? क्या? ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव का। किसका? इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा। जबकि इसमें क्या? सुनील एक होशियार लड़का है, नहीं सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, तो ये क्या हुआ? सुनील एक होशियार लड़का नहीं है, तो इसमें क्या हुआ कि ये नेगेटिव का सेंटेंस है। किसका? नेगेटिव का सेंटेंस है। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो बनाए के सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो सबसे आसान तरीका बताता है इसको, इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका। इसको पहचानने का तरीका देखो, साधारण वाक्य है
जो हमने असर्टिव पढ़ा था, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव, इसको पढ़ा था हमने। उसमें क्या पढ़ा था? उसमें ये पढ़ा था कि उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ना ही तो WH वर्ड का प्रयोग होगा और ना ही नॉट का प्रयोग होगा। जबकि नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव में नॉट का प्रयोग हुआ था। अब इसमें देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें लास्ट में हमेशा क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। और वाक्य हमेशा किससे शुरू होगा? क्या, कब, कैसे, इस प्रकार से वाक्य शुरू होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है? ए सेंटेंस विच, इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें इंग्लिश में परिभाषा देखें, ए सेंटेंस विच मतलब एक वाक्य, विच जो आस्क ए क्वेश्चन, एक प्रश्न के बारे में बताता है, ऑफ इंक्वायर्स अबाउट समथिंग्स इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोजकर प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। कहने का मतलब है इसमें हाँ या ना का जवाब देना। कहने का मतलब क्या है? हाँ या ना का। जो इंट्रोगेटिव वाक्य है, जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, उसमें हमें हाँ या ना का ही जवाब देना पड़ेगा। किसका? हाँ या नहीं का जवाब देना पड़ेगा। देख लो वाक्य, उदाहरण बताता हूँ। क्या राम गांव जाता है? मैं बोलूँ हाँ, नहीं भी बोल सकता हूँ, साथ में नहीं भी बोल सकता हूँ। नहीं जाता है और जाता है तो हाँ जाता है। मैं ये थोड़ी बोल, नहीं राम गांव नहीं गया, कल ऐसे हुआ, ये नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल? इसमें हाँ या का नाम जवाब देना है, यहाँ या नहीं का जवाब देना है इसमें ओनली। तो वो होता है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखो इसमें वे वाक्य जो प्रश्न पूछे, किसी के बारे में खोजे, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। मतलब किसी के बारे में प्रश्न पूछना होता है, उसको बोलते हैं। अब देखो उदाहरण भी दे रखा है इसमें। सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आता है। ये रहा, किस में आता है? हाँ या ना में आता है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जानते हो, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या? हेल्प का मतलब क्या होता है? सहायता करना होता है। और आईएनजी जो सहायक, मतलब वाक्य को बनाने के लिए जो सहायक क्रिया, वही तुम्हारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। ऊपर देख लेते हैं। अब देखो सेंटेंस दे रखा है, क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है? देखो हाँ भी हो सकता है, इसमें ना भी हो सकता है। हाँ हो सकता है कि हाँ जो हाँ सुनील है वो एक ईमानदार लड़का है। क्या राम पढ़ रहा होगा? नहीं भी पढ़ रहा होगा, हाँ भी पढ़ रहा होगा। जबकि दोनों ही उत्तर आ रहे हैं इसमें, हाँ या ना का जवाब दे सकते हैं, जबकि इसमें बड़ा उत्तर नहीं दे सकते हम इसमें। तो हमारे क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसमें देख लो, इंग्लिश देख लो इसकी, इज सुनील एज होनेस्ट। अब देखो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमेशा उसको हमेशा हेल्पिंग रूप से वाक्य को शुरू करना पड़ेगा आपको। अगर जिसमें आपको हाँ या ना का जवाब देना पड़ रहा है, तो उस वाक्य को हमेशा हेल्पिंग रूप से वाक्य को शुरू करना पड़ेगा आपको। ये हमेशा याद रखना। आगे है कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू हुआ, इसमें क्या है? बड़ा उत्तर देना पड़ता है। मतलब अगर आपने प्रश्न पूछा है तो उसका बड़ा उत्तर देना पड़ता है। अब जैसे देख लो, प्रश्नवाचक वाक्य, यही लिख रखा है ना, प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती हो। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की गई हो। अब जैसे इसमें क्या लिखा है? तुम्हारा प्रधान अध्यापक कौन है? मैंने बोले हाँ या ना, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो गया? गलत हो। इसमें हाँ या का नहीं उत्तर देना पड़ता है, जबकि इसमें सीधा सा उत्तर देना है कि तुम्हारा प्रधान अध्यापक का नाम क्या है। तो इसकी हमें उत्तर देना पड़ेगा कि माई प्रधान, उसका नाम देना पड़ेगा कि उसका नाम ये है कि इज माई हेड मास्टर। इस प्रकार इस वाक्य का उत्तर देना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या? व्हाट इज योर नेम? जैसे हम लिखते हैं ना कि माई नेम इज, इस प्रकार से। अब इस पर हमारा क्या नाम बताना पड़ेगा इसमें। आगे है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, अब इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या लिखा है? ए सेंटेंस विच सो ऑर्डर, एडवाइस, सजेस्टेड, prohibitions and request is called an imperative sentence. imperative sentence, imperative 3 नंबर imperative sentence था।
इसमें देखो इम्परेटिव सेंटेंस आ गया। क्या हो गया? इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा 2 नंबर पे हमने। 2 नंबर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया। असर्टिव में हमने 2 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे। पहला असर्टिव में पढ़े थे अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में पढ़े थे हमने 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, 2 प्रकार के इसमें पढ़ लिए। अब फिर हम पढ़ रहे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं वाक्य। देखो इसमें ए सेंटेंस विच शो लेटर, शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशंस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि का आज्ञा सूचक सब कहने का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा भी हो, किसी से सलाह ले लेनी पड़े, सुझाव भी देना पड़े, प्रार्थना भी करनी पड़े, मतलब किसी से रिक्वेस्ट भी करनी पड़े, इस प्रकार के वाक्य है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देखें, यहाँ आइए, कम हेयर, कम हेयर, क्या बोलते हैं? कम हेयर, इधर आइए। इसको क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज इधर आइए, इधर आइए, कृपया दरवाजा बंद करिए। इसको क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज शट डाउन द डोर, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। मतलब उससे क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं उनसे, धूम्रपान मत कीजिए। प्रोहिबिशन दे रहे हैं उनको, प्रोहिबिशन दे रहे हैं तो उनको, तो हम क्या है? ये हमारी क्या है? असर्टिव। इसको बोलते हैं, ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस। ऑपेटिटिव सेंटेंस की बात करें, इसमें क्या है? ए सेंटेंस विच सो इज विश मतलब इच्छा, ब्लेसिंग, प्रेयर, प्रार्थना, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑपेटिटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? ऑपेटिटिव सेंटेंस। अब देखो इससे वाक्य मोह, इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हो तो उसको बोलते कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश या में से प्रारंभ होते हैं, विश या में से प्रारंभ होते हैं। अब जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी, ब्लेसिंग। आपकी यात्रा सुखद हो, उसको क्या कर रहे हैं? ब्लेसिंग कर रहे हैं भाई, उसको आगे दे रहे हैं भाई, शुभकामना दे रहे हैं कि बढ़िया है कि तो कहीं पर भी जाओ अच्छा रहो, और उसको शुभकामना दे रहे हैं। आगे है कि आपका भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक। जैसे बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक, उसको क्या है? ब्लेसिंग, वो भी एक प्रकार की क्या है? ब्लेसिंग, उसको शुभकामना दे रहे हैं। अगला है कि भगवान आपको लंबी आयु दे, वो भी विश है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो इसको आप अंग्रेजी में ये बोल सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग। क्या बोल सकते हो? मे यू लिव लॉन्ग। अगला है कि भगवान आपकी मदद करें, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। ये भी बोल सकते हो, मे गॉड हेल्प यू। इसको प्रेयर, भगवान आपकी प्रार्थना सुन ले और आपकी मदद हो जाए। में से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्यों ऑपेटिटिव सेंटेंस के अंत विस्मय बोधक चिन्ह होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, इसको भी तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, इसके अंत में हमेशा विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह। ये देना, ये विस्मय बोधक चिन्ह, ये चिन्ह आएगा, तो इनसे पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। वो है ऑपेटेटिव सेंटेंस। किसका है? ऑपेटेटिव सेंटेंस। देखो मैं से प्रारंभ कहने का मतलब मैं से प्रारंभ होगा। जैसे बोलते हैं ना, मैं आई कम इन सर, तो इसके अंत में ये लगेगा। अगर जो भी वाक्य मैं से प्रारंभ होगा और जो कामना सूचक वाक्य है ना, वो में से क्या होते हैं? वो होते हैं ऑपेटेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं? ऑपेटेटिव सेंटेंस। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, जिसको बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। इंग्लिश में परिभाषा देख लेते हैं। ए सेंटेंस विच सो मेंटल्स पेशेंस थॉट्स एंड सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नॉन एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसकी देखो हिंदी में परिभाषा है, वाक्य जो अचानक आए,
आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें, वो बोलते हैं विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाले वाक्य मतलब वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें, मतलब जो अचानक विचार आए उनकी मानसिक जो भावना उसको प्रकट करें, वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और विस्मयबोधक चिन्ह इसके भी अंत में लगता है। देखो उसमें क्या था, ओपेटेटिव में क्या था, ओपेटेटिव में तो ये था कि ऑपेटेटिव में तो ये था कि जो अगर वाक्य में से शुरू हो रहा है, किससे, में से, तो उसके अंत में से क्या आएगा, विस्मयबोधक चिन्ह आएगा। जबकि इसमें क्या है कि सभी में अंत में क्या आएगा, या तो जो वाक्य शुरू हो रहा है, जैसे इसका कुछ वर्ड दे रखे, वाहे वाहे, क्या है, वाहे वाहे, हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, वाह वाह, ऐसे बोलते ना, वाह वाह, whoever your team is won the match। अनिल यहाँ है, ओह, ऐसे बोलते हैं, ओ ऑफ कोर्स, ऐसे, जैसे ऑफ, इसको अलसा है, हुर्रा है, इसमें क्या लिख रखा, अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज एयर, ऑफ अलसाई, इसको क्या बोलते हैं, उड़ीसा में कई लोग मर गए, ओ मैनी पीपल डाई इन ओडिशा। इस प्रकार के सेंटेंस, ये क्या है, ये हमारे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसमें देखो क्या लिख रहा है कि वाट तथा हाउ का प्रयोग करके विस्मयबोधक वाक्य बनाए जाते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया के पद में विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्या है एग्जाम्पल, जंकार कितना अच्छा लड़का है, जंकार कितना अच्छा लड़का है, इसमें देखो, इसमें लिखा है व्हाट इज गुड बॉय, जंकार इज, जंकार कितना अच्छा लड़का है, इसमें ये लिख रखा है ना, व्हाट इज, वे कितना धीरे चल रहा है, हाउ स्लोली देर आर वॉकिंग, वे कितना धीरे चल रहा है, इसके बारे में बात हो रही है। मतलब उसमें वॉकिंग आ रहा है, इसमें अंत में क्या लग रहा है, विस्मयबोधक चिन्ह, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।